Hello and welcome everyone. I'm your science teacher Himlata Chandolia. Students, today we are going to continue chapter number 12 of class 8 science, that is friction. Students, in previous video we already had discussed what is friction and we get it know that friction is the opposing force which opposes the applied force. ठीक है, और ये हमेशा कब होता है? When there is a relative motion between two surfaces, isn't it? And we also discussed that what are the factors which affect the friction and what are the causes of friction. Today we are going to discuss about what are the types of friction. Here we will discuss about static, sliding and rolling friction. After that we will discuss about what are the advantages and disadvantages of friction, and next point that we will discuss here is how can we increase or decrease friction. Yes, we can increase, we can decrease the friction, okay. And students, there is a very interesting that how wheels reduce friction, okay. And the last one is fluid friction, okay. Let's begin with types of friction. Students, basically we divide the friction in three types. First one is static and second one is sliding and the last third one is rolling. अब देखो, इन तीनों के नाम से ही हमें इजीली पता चल रहा है कि स्टैटिक क्या है, स्लाइडिंग क्या है और रोलिंग क्या है. देखो बच्चा, अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे. अब स्टैटिक क्या होता है? फर्स्ट रीड इट एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम friction at an instant an object start moving from rest is measure of static friction. देखो, इसको ऐसे समझने की कोशिश करो कि आपके घर के अंदर कोई हैवी अलमीरा है या कोई हैवी सोफा है. ठीक है, हम सपोज करते हैं दिस इज आवर बॉक्स, अलमीरा, बॉक्स, सोफा जो रेस्ट पोजीशन में है. अब हम क्या करेंगे, इसको मूव करने के लिए, इसको शिफ्ट करने के लिए फोर्स अप्लाई करेंगे इस डायरेक्शन में. मैं इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रही हूँ. ठीक है, तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो इसके अगेंस्ट में लगेगा क्योंकि फ्रिक्शन क्या करता है? अप्लाइड फोर्स को अपोज करता है. ठीक है, अब ये जो फोर्स लग रहा है सेम अमाउंट का फ्रिक्शन फोर्स यहाँ से अप्लाई होगा. ठीक है, अब आपका सोफा फिर भी नहीं हिला, यू आर नॉट एबल टू मूव इट. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो अप्लाइड फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड और जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है. इज दैट क्लियर? इसका मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन ने अपने आप को सेल्फ एडजस्ट कर लिया है और इसीलिए ये जो फ्रिक्शन होता है इट इज नोन एज स्टैटिक. इसका मतलब क्या है कि जो आपका फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है उसकी वजह से आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो किस में है? स्टेशनरी कंडीशन में है, वो रेस्टिंग कंडीशन में है. अब आप कहेंगे मैम ये कब तक रहेगा? ये तब तक रहेगा कि जब तक आपका अप्लाइड फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन को क्रॉस नहीं कर जाता. और एक पॉइंट, एक मोमेंट ऐसा आएगा कि आपका वो सोफा, आपकी वो अलमीरा हिलना या मूव करना स्टार्ट हो जाएगी. इज दैट क्लियर? इसीलिए हम स्टैटिक जो फ्रिक्शन है इसको सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड इट दैट वी आर अप्लाइंग फोर्स. फाइन, हमने यहाँ से फोर्स अप्लाई किया. ओके, अब क्या होगा, इधर से फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है. ठीक है, अब इधर से फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है, इधर से आपका अप्लाइड फोर्स अप्लाई हो रहा है, बट देयर इज नो मूवमेंट इन द ऑब्जेक्ट. आपका जो मास है इसके अंदर कोई भी मोशन नहीं हो रहा है. एंड दैट टाइप ऑफ फ्रिक्शन विच इज अपोजिंग द अप्लाइड फोर्स इट इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन. समझ में आ गया? और जैसे ही आप इसकी वैल्यू को क्रॉस करते हैं योर ऑब्जेक्ट स्टार्ट मोशन. इज दैट क्लियर? अब बच्चा सेकंड आता है हमारा स्लाइडिंग.
स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब स्टार्ट हुआ? जैसे ही स्टैटिक मोशन के बाद आपका ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर मोशन करना स्टार्ट हुआ, अब हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टार्ट हो गया। The force required to keep the object moving with the same speed is measure of sliding friction. आपने अलमीरा को धक्का दिया, आपने सोफे को पुश किया, उसके बाद जब वो कंटिन्यू आप उसको पुश करते रहते हो, दैट टाइम द फ्रिक्शन इज प्लेइंग इट्स रोल, इज sliding friction. Is that clear? You apply the force, your object is sliding over the surface, okay, and the friction is playing here role is the sliding friction. आपके जितने भी सारे एग्जाम्पल्स हैं, फाइन, आप किसी बॉक्स को खींच रहे हैं, आप किसी बॉक्स को पुश कर रहे हैं, आप किसी चीज़ को अपनी तरफ ड्रैग कर रहे हैं, ये सब चीज़ें क्या हैं? दिस इज ऑल sliding. Fine. So students, we can say that when the box starts sliding, the contact point, किसका contact point? दो surfaces का. The contact point of its surface do not get enough time to lock into the contact point of the floor. ये आपका floor है, ये आपका box है, ये कंटिन्यूस स्लाइड करता जा रहा है, चलता जा रहा है। इसका मतलब इन दोनों सरफेसेस के बीच में कोई भी लॉक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कांटेक्ट इतनी देर तक हो ही नहीं रहा, कंटिन्यूस स्लाइडिंग हो रही है। सो द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर दैन दैट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। यस, दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्लास 8। हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है ये कम होता है किससे कंपैरिजन में? स्टैटिक फ्रिक्शन के कंपैरिजन में। क्लियर एवरीबॉडी? नेक्स्ट वन इज रोलिंग फ्रिक्शन। अब ये जो रोलिंग फ्रिक्शन है ना, ये अपने नाम से ही हमें पता चल रहा है कि कोई चीज़ किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे रोल करती है। दिस इज योर सरफेस, दिस इज योर फ्लोर एंड यू आर हैविंग द सिलेंड्रिकल थिंग और द सर्क्यूलर थिंग्स। वो क्या करती हैं? वो उस सरफेस पे रोल करती हुई जाती हैं, गुड़ती हुई जाती हैं। आपने देखा है ना, ढलान पे अगर आप कोई इंक्लाइन प्लेन बनाते हैं और उसके ऊपर से कोई चीज़ डालते हैं तो वो क्या करती हुई जाती है? रोल करती हुई जाती है, ऐसे गोल 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 घूमती हुई जाती है। फाइन स्टूडेंट्स, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रोलिंग ऑन द सरफेस, the force of friction which acts upon it is called rolling friction. Suppose this is a ball and you have to push it. So you are applying the force here, and the friction which is opposing this force, applied force, is rolling फ्रिक्शन। और इस फ्रिक्शन में क्या होता है बच्चा कि आपके दो सरफेसेस का जो कांटेक्ट है वो सबसे कम होता है, क्योंकि वो कंटिन्यू रोल कर रहा है। द कांटेक्ट एरिया इज ऑलमोस्ट लेस देन स्लाइडिंग एंड स्टैटिक। स्टैटिक में तो है ही, कांटेक्ट तो सबसे ज़्यादा स्टैटिक में है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? अगेन we are applying the force, and this is a wheel or the any cylindrical thing that you are using. Either it is your cylindrical pencil also, fine, and you are applying the force, and the friction which opposes this applied force is rolling friction. Clear everybody? और मोशन यहाँ हो रहा है, स्टैटिक में मोशन नहीं था। फाइन, हम क्या करते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा एक हैवी लोड का बॉक्स है, अब उसको हम पुश कर रहे हैं, हम उसको धक्का लगा रहे हैं, तो स्टार्टिंग में जब वो स्टेबल कंडीशन में है, वो रेस्टिंग कंडीशन में है, तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन हो रहा है। लेकिन जैसे ही हमने अपना अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड इंक्रीज किया, धीरे 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 वो बॉक्स हमारा खिसकने लगा। दैट मीन्स दैट इज कंटिन्यू स्लाइडिंग ओवर द अनदर सरफेस। उसके बाद हमें लगता है कि नहीं यार, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, इसमें तो हमें बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम हो रही है, एनर्जी ज़्यादा वेस्ट हो रही है। तो हम क्या करते हैं, उसको एक ऐसे ट्रे पे रख देते हैं जिसके अंदर टायर्स लगे हुए हैं, व्हील्स लगे हुए हैं छोटे छोटे, ठीक है। और ये कैसे होते हैं? ये स्पैरिकल होते हैं। फाइन, इससे क्या होता है, आपका फ्लोर से जो कॉन्टैक्ट है वो कम हो जाता है और आपके लिए इजी हो जाता है रोल करते हुए ले जाना किसी भी हैवी लोड को, किसी भी लगेज को। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन? स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस हाउ
द फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल. यस, ये हमारे लिए एक ज़रूरी मतलब वो है, एक बुराई है, ज़रूरी बुराई है, मतलब हमारे लिए नेसेसरी है. इसका मतलब कि व्हाट आर द एडवांटेजेस, फाइन, एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. अब देखो एडवांटेजेस की हम बात करें बच्चा, आई एम होल्डिंग दिस पैन एंड आई एम होल्डिंग दिस स्लाइडर ऑल्सो. तो किसी भी चीज़ को होल्ड करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है दैट इज़ फ्रिक्शन. You are walking, so friction is necessary. You are writing something, as I am writing the friction here, fine. So friction उसके लिए भी ज़रूरी है, friction लिखने के लिए भी friction ज़रूरी है. Is that clear? Let's discuss one by one. Is it easier to hold a cooler, that is your earthen pot, or a glass tumbler? Yes, it is easy to hold a कुल्हड़. आप लोगों ने कुल्हड़ में चाय पी होगी और आप कभी कांच के ग्लास में चाय पीजिएगा. आपको क्या लगता है किसको होल्ड करना ज़्यादा इजी रहता है? ऑफ कोर्स अर्थन पॉट को. क्यों? क्योंकि उसका सरफेस कैसा होता है? रफ होता है. दैट मीन्स यहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा है. इज दैट क्लियर? सो यहाँ पर फ्रिक्शन हमारी हेल्प किस में कर रहा है? टू होल्डिंग द थिंग्स. Okay, it enables us to hold pen. Yes, I already told you. It helps us to hold the chalk whenever you are writing on the blackboard. It helps you, it makes you unable to hold the pencil whenever you are writing on your copy, isn't it? We could not write with pen or pencil if there were no friction. Yes, समझ में आ गया? Next, इट अनेबल्स अस टू वॉक. अगर फ्रिक्शन अपना काम नहीं करेगा तो हम आसानी से चल भी नहीं सकते हैं. ओके, इट होल्ड स्क्रू इन वुड. यू कुड नॉट फिक्स अ नेल ऑन द वॉल और टाई अ नॉट. यस, एग्जैक्टली. आप जो दीवारों में कीले ठोकते रहते हैं ना, कीले गाड़ते रहते हैं, चाहे आप वो वुडन प्लैंक में गाड़ रहे हों या दीवार पे गाड़ रहे हों, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ friction. Is that clear? Writing with chalk on blackboard, its rough surface rub off some chalk particles which stick to the blackboard. Yes, जब हम blackboard पे कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, हमने नो लिखा, उस टाइम क्या होता है, हमारे चौक के कुछ पार्टिकल्स बोर्ड पे रब होते हैं और कुछ नीचे गिर जाते हैं. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन आप जो चौक को घिस रहे हैं, जो चौक से लिख रहे हैं, इट इज़ विजिबल ऑन योर ब्लैक बोर्ड. क्लियर एवरीबडी? स्टूडेंट्स, अलॉन्ग विद दिस, विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड. यस, अब कंस्ट्रक्शन के लिए क्या ज़रूरी है बच्चा? कंस्ट्रक्शन के लिए ज़रूरी है कि आप एक ब्रिक के ऊपर दूसरा ब्रिक रखें, एक स्टोन को दूसरे स्टोन से जोड़ते हुए जाएं, और उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सीमेंट यूज़ करते हैं. एंड दैट इज़ व्हाट? It is friction. Clear everybody? So on the basis of all these examples which we are experiencing, we are observing in our day-to-day life, we can say that friction is a necessary evil. Clear everybody? अब डिस्कस करते हैं इसके disadvantages. Yes, इसके बहुत सारे disadvantages भी हैं. Fine. It wears out the material whether they are screws, ball bearings or soles of shoes. Yes. अब फ्रिक्शन की वजह से आप देखते हैं कि धीरे धीरे जो आपकी शूज़ के सोल होते हैं, स्लीपर के जो सोल होते हैं, जिन पे पहले ग्रूव होते थे, ठीक है, ऐसे ऐसे डिज़ाइंस होते हैं बहुत सारे, ये सारे धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? ये घिस जाते हैं और घिस जाते हैं और हमारे शूज़ का जो सोल है, स्लीपर्स का जो सोल है, वो क्या हो जाता है? प्लेन हो जाता है. अब फ्रिक्शन की वजह से ही हमारे स्क्रू ढीले हो जाते हैं. समझ में आया? अगर आपका किचन है, किचन में कोई ड्रॉर है, तो आप देखो उसके हैंडल धीरे धीरे लूज़ होते जाते हैं क्योंकि वो स्क्रू से टाइट होते हैं. ठीक है, कई हमारी आप बाईसाइकिल्स चलाते हैं, उसके अंदर जो चेन सिस्टम होता है, उसमें आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा कि छर्रे होते हैं. व्हाट आर दे? दे आर द बॉल बियरिंग्स बेसिकली. ठीक है, वो ख़राब हो जाते हैं. ये सब चीज़ें ख़राब क्यों हो रही हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. फाइन एवरीबडी? You must have seen worn out steps of foot over bridges at railway stations. Yes, ये सब बच्चों ने अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा. जब कभी भी आप रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड जाते हैं तो जो स्टेयर्स
आप यूज़ करते हैं, ठीक है, वहाँ पर ऐसे स्टेप्स होते हैं, ठीक है, और इन स्टेप्स को आप देखिएगा कि पहले ये ना बहुत रफ होते हैं, लेकिन एज वी आर यूजिंग दैम कंटिन्यूअसली दे वॉर्न आउट, एक्चुअली ये बिल्कुल स्लिपरी हो जाते हैं, घिस जाते हैं ये. सो अगेन द रीजन इज फ्रिक्शन. क्लियर एवरीवन? ओके. Next, friction can also produce heat. Vigorously rub your palms together. Fine, for a few minutes. जब कभी सर्दियों में आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो आप क्या करते हैं? ऐसे रब करते हैं अपने हैंड्स को. अब जब आप रब कर रहे हैं, there is opposite motion of your both the palms, isn't it? And it is producing heat. Clear everybody? Fine. Next one is when machine is operated, heat generated cause much wastage of energy. Yes. अब बच्चा, आप लोगों में से अगर किसी बच्चे ने गांव में कभी इंजन चलाया हो खेतों में, तो आप देखो कि जब हम इंजन को स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले वो कितनी देर तक चलता है, कितना धुआं छोड़ता है, क्योंकि डीजल इंजन्स होते थे. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टुडेज कंडीशन, बट येस, वेन एवर यू आर ऑपरेटिंग एनी मशीन, वो उसको ऑपरेट करने से पहले बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, बहुत हीट प्रोड्यूस करता है, एंड सिंपली ये तो वेस्टेज ऑफ एनर्जी है. एंड द रीज़न इज अगेन फ्रिक्शन. ओके. हीट प्रोड्यूस बाय फ्रिक्शन डैमेज रबर पार्ट्स ऑफ द मशीन. यस, ये आप लोग कई बार देखना घर के अंदर जो हम मिक्सर ग्राइंडर्स होते हैं ना, उनके नीचे वो जो ऐसा लगा रहता है जिसके ऊपर आप अपना जार फिक्स करते हैं, कई बार ये भी घिस जाता है. इट इज़ अ रबर पार्ट, इजंट इट? सो फ्रिक्शन की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से मशीन्स के रबर पार्ट्स भी खराब हो जाते हैं. और स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कभी जब मिक्सर जार को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपने कभी जार को छू के देखा है? इट बिकम्स सो हॉट, isn't it? The jar of mixer becomes so hot when it run for a few minutes. Yes, मैं जब कभी भी चूरमा पीसने की कोशिश करती हूँ ना, चूरमा बनाती हूँ, तब वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है. It is just because of friction. Clear everybody? Students, when you strike a matchstick against the rough surface, it catches fire. Yes. माचिस जलाने के लिए भी हम माचिस की जो स्टिक है उसको रब करते हैं सरफेस पे. इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शन. बेटा, पुराने ज़माने में या हम आदि मानव की बात करें तो उन्होंने क्या किया था? दो स्टोन्स को ऐसे आपस में भिड़ाया था, तो क्या हुआ? इट डेवलप्स द फ्लेम. सो इट द फ्लेम दैट प्रोड्यूस्ड बाय द कॉन्टैक्टिंग ऑफ टू स्टोन्स, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ friction. Clear everybody? Students, let's discuss about increasing and reducing friction. देखो बच्चा, friction is desirable in some situations. इसलिए हम इसे reduce भी कर सकते हैं और हम इसे increase भी कर सकते हैं. अब बच्चा, हम friction को increase कहाँ कहाँ करते हैं? Let's understand. The sole of your shoe is grooved. Yes, आप लोगों ने अपने शूज़ और स्लीपर्स देखे हैं, उनके पास क्या होते हैं, उनके जो सोल होते हैं उन पे देखना आपको ऐसे ग्रूव्स नज़र आएंगे. अब ये ग्रूव क्यों होते हैं बेटा? जिससे कि आपकी अच्छी ग्रिप बन सके उस ग्राउंड पे या उस फ्लोर पे जिस पे आप चल रहे हैं. समझ में आ रहा है? It done to provide the shoe better grip on the floor so that we can move safely. Fine. In the same manner, आप लोगों ने ट्रक, कार्स, आपके बुलडोजर्स, इनके टायर देखे हैं? इनके अंदर देखो कितने बड़े बड़े ग्रूव्स होते हैं, रिजेस होती हैं, isn't it? और ये किस लिए होते हैं? कि आपके ये जो ट्रक हैं, ये जो कार्स हैं, आपकी बाईसाइकिल्स हैं, ये ग्राउंड पे इजीली चल सकें. ओके. The threaded tires of cars, truck and bulldozers provide better grip with the ground. Clear everybody? Okay. Continue with the next one. We deliberately increase friction using brake pads in the brake system of bicycles and automobiles. जब कभी भी आपको अपनी बाइसाइकिल रोकनी है, आपको अपनी कार रोकनी है, तो आप क्या करते हैं? आप ब्रेक लगाते हैं. और ब्रेक लगाते हैं, जो आपके ब्रेक सिस्टम में आप क्या यूज़ कर रहे हैं? ब्रेक
पैड्स यूज़ करते हैं और इसकी वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन लगता है एंड यू आर एबल टू स्टॉप योर व्हीकल. Clear everybody? Students, when we are riding a bicycle, the brake pad do not touch the wheels. Have a look here. ऐसे होते हैं. अपनी अपनी साइकिल को आज सब बच्चे देखना, आपकी साइकिल में ब्रेक पैड्स लगे हुए हैं, ये आपके व्हील को टच नहीं करते हैं. Clear everybody? There are many more examples of increasing the friction. You might have seen the kabaddi players. They are playing kabaddi and बच्चा जब भी हम कोई गेम कोई स्पोर्ट खेलते हैं, we know that कि हमें क्या आते हैं, स्वेटिंग होती है. और कबड्डी तो गेम ही क्या है, एक दूसरे टीम के प्लेयर्स को पकड़ने का. जब आप कबड्डी खेलते हुए उस प्लेयर को पकड़ने की कोशिश करते हैं और आपके हाथ में तो ऑलरेडी स्वेटिंग है, तो आप उसको ईजीली पकड़ नहीं सकते. आपकी हाथ की ग्रिप इतनी टाइट नहीं होती है कि दैट यू कैन होल्ड दैट पर्सन. सो दैट्स वाई द कबड्डी प्लेयर रब देयर हैंड्स विथ सॉइल. उससे क्या होगा, देयर इज इंक्रीज इन द फ्रिक्शन. Clear everybody? Kabaddi players rub their hands with soil for a better grip of their opponents. And in the same manner, class 8, जो gymnastic players होते हैं, they also apply some porous substances on their hands to increase friction for better grip. Is that clear everybody? Okay, the concept is clear to everyone. Students, अब हम इसको रिड्यूस करने के लिए क्या कर सकते हैं. फ्रिक्शन इंक्रीज करने के लिए तो हमने ये सब चीज़ें कर ली. अब रिड्यूस करने के लिए, अब फ्रिक्शन इज अनडिजायरेबल एंड वी वुड वांट टू मिनिमाइज इट. यस, कई जगह इसकी ज़रूरत है ही नहीं, तो हमें उसको वहाँ पर मिनिमाइज करने की ज़रूरत है. तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यू माइट हैव सीन, और आप लोग खेलते ही होंगे, बच्चे तो खेलते ही खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं सब बच्चे. जब आप कैरम बोर्ड खेलते हैं, यू आर स्प्रिंकलिंग द पाउडर ऑन योर कैरम बोर्ड. ठीक है, उससे क्या होता है, जो आपका स्ट्रैगर है इट वर्क्स प्रॉपरली, फटाफट चलता है और आप इजीली कैरम बोर्ड में जो आपका गेम है उसको विन कर लेते हैं. स्प्रिंकल फाइन पाउडर ऑन कैरम बोर्ड. A few drop of oil are poured on the hinges of door. The door moves smoothly. Yes. देखो, कैरम बोर्ड में तो आप क्या करते हैं, अपने कैरम बोर्ड की गांठियों को इजीली निकाल लेते हैं. हमारे घर की जो विंडोज़ हैं, जो डोर्स हैं, उनके जो हिंजेस हैं, देखो कई बार क्या होता है, सर्दियों के अंदर आपके दरवाजे आवाज़ करते हैं खोलते वक्त और बंद करते वक्त. तो मम्मी पापा क्या करते हैं, उन दरवाज़ों के अंदर कुछ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल पुट कर देते हैं. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आपका वो जो कर्कश वाला ये जो आवाज़ होती है ना, दैट अनप्लीजेंट साउंड, फिर वो आना बंद हो जाती है. दैट मीन्स दैट टाइम वी आर रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन by putting the oil into the joints of hinges. Clear everybody? और जब हम पाउडर स्प्रिंकल करते हैं कैरम बोर्ड के ऊपर, तो वो भी क्या कर रहा है, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहा है. क्लियर? और क्या हो सकता है बच्चा, अ बाइसाइकिल, अ मोटर मैकेनिक यूज ग्रीस बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ दीज मशीन्स. यस, आप लोग जो बॉयज़ बाइक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, और बाईसाइकिल्स तो सब बच्चे चलाते हैं, आप लोगों ने देखा है आपकी बाईसाइकिल में वो चेन सिस्टम होता है ऐसे, आपने देखा है वहाँ पर कभी देखना कुछ स्टिकी लगा रहता है, ब्लैकिश ब्राउनिश, इजंट इट. तो वो जो आपका साइकिल वाले जो मैकेनिक अंकल है ना, वो क्या करते हैं, यहाँ पर ग्रीस लगाते हैं. और ग्रीस लगाने से क्या होता है, ये जो चेन है ये आपके सिस्टम में स्मूथली रन करती है. इसका मतलब हमने क्या किया, ग्रीस लगा के फ्रिक्शन को लेस किया. क्लियर एवरीबडी? और आप देखना कभी जब आप अपनी बाइक्स की या एक्टिवास की सर्विसेज कराते हैं तो वो ग्रीजिंग करते हैं. क्लियर? और कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, इन ऑल द अबव केसेस वी want to reduce the friction in order to increase efficiency. Yes, obvious सी बात है, हम चाहे हमारी साइकिल की, चाहे हमारे जो ऑटोमोबाइल्स हैं उनकी फ्रिक्शन को हम लेस कर क्यों रहे हैं, टू इंक्रीज द efficiency. अब students, when oil, grease or graphite is applied between the moving parts of a machine, a thin layer is formed there and moving surface do not directly rub against each other. देखो, ये आपका एक पार्ट है, ये दूसरे पार्ट से
कांटेक्ट में आता है, ठीक है। इसको हम ऐसे समझें कि ये हमारा फर्स्ट सरफेस है, ये हमारा सेकंड सरफेस है। हम क्या करते हैं, जब कभी ऑयल लगाते हैं या ग्रीस लगाते हैं या कोई और लुब्रिकेंट लगाते हैं इनके बीच में, तब क्या होता है, ये दोनों डायरेक्टली एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आते हैं, इनके बीच में एक लेयर डेवलप हो जाती है। वो कैसे डेवलप हुई, हमने ऑयल लगा दिया, ग्रीस लगा दिया, ग्रेफाइट लगा दिया, ये सारी चीज़ें जो हम अप्लाई कर रहे हैं ना किसी भी मशीन की एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए, दे आर नोन एज लुब्रिकेंट्स। क्लियर एवरीबॉडी। हम घर में भी कहीं ना कभी यूज़ करते हैं। घर में अगर मम्मी सिलाई का काम करती हैं तो आप देखना, मम्मी कई बार वो एक छोटे सा ना सा कीप लाइक स्ट्रक्चर कीप होती है, उससे वो मशीन के पार्ट्स में और मशीन ऑयल डालती हैं, तो वो क्या है कि हम मशीन के पार्ट्स की ग्रीजिंग कर रहे हैं। क्लियर एवरीबॉडी, ओके। Interlocking of irregularities is avoided to a great extent. Movement becomes smooth. The substances which reduce friction are called lubricants. Again a very important question class 8 कि lubricants क्या करते हैं। lubricants वो substances होते हैं जो friction को कम करते हैं, friction को कम करने के काम आते हैं। तो हमारा oil, हमारी grease, हमारी ग्रेफाइट, ये सब क्या है, ये ल्यूब्रिकेंट्स हैं। एंड स्टूडेंट, मैंने पहले ही बताया कि आपका जो दो सरफेसेस के बीच का जो कांटेक्ट होता है इसको ये कम कर देते हैं। दे डू नॉट प्रॉपरली कांटेक्ट इन ईच अदर, क्योंकि इनके बीच में क्या आ गया है, इनके बीच में आ गया है lubricant. And along with this, an air cushion between the moving part is used to reduce the friction. Fine everybody, क्लियर कॉन्सेप्ट कि हम lubricant से फ्रिक्शन रिड्यूस कर सकते हैं। फाइन स्टूडेंट्स, अब इसका मतलब तो ये हुआ कि जब हम lubricants यूज़ कर लेते हैं तो इसका मतलब फ्रिक्शन बिल्कुल नील हो जाता होगा। नो, फ्रिक्शन कैन नेवर बी एंटायरली एलिमिनेटेड। चाहे आप कितनी ही lubricants लगा लीजिए, नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ. Some irregularities are always there, so the friction will be never be zero. Clear? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ irregularity minute सी रहेगी। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? अब हम डिस्कस करते हैं कि हम व्हील्स के द्वारा, through wheels, how we can reduce the friction. That I already told you in the rolling friction. Clear? Students, you must have seen the attaches or the luggages. उसमें आपने देखा होगा उनमें रोलर्स लगे होते हैं। Have a look here. ये बच्चा जो ट्रॉली ड्रैग कर रहा है, इसमें यहाँ पे रोलर्स लगे हुए हैं। अब बच्चा, जब ये रोलर्स हम यूज़ करते हैं तो इट इज़ वेरी इजी दैट कि इवन अ चाइल्ड कैन पुल सच अ पीस ऑफ लगेज। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि जो रोलिंग होती है उससे आप फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देते हैं, और फ्रिक्शन रिड्यूस होता है तो किसी चीज़ को ईजिली पुल कर सकते हैं। क्लियर एवरीबॉडी? अब देखो, इसको एक एक्टिविटी करके और अच्छे से समझते हैं। आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट टेक अ टेबल, अ प्लेन टेबल, एंड यू हैव टू टेक अ बुक। ठीक है, एक मीडियम बुक ले लीजिए, ज़्यादा वेट की नहीं। आपको जब बुक को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है तो आप क्या करेंगे, ये आपका टेबल है, ये आपकी बुक है, आपने क्या किया, फोर्स अप्लाइड किया, फ्रिक्शन फोर्स इसका अपोज करेगा, बट एज यू इंक्रीज द मैग्नीट्यूड आपकी बुक आगे मूव करेगी। बच्चा, जब आप सिंपल बुक को स्लाइड करवाते हैं तब आपका जो फोर्स लगता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लगता है, वो थोड़ा ज़्यादा लगता है। अब हम क्या करते हैं, इसको ईजी करने के लिए क्या करते हैं, हम बुक के नीचे हमारी सिलेंड्रिकल शेप की पेंसिल्स रख देते हैं। आपकी जो नॉर्मली जो सिलेंड्रिकल पेंसिल्स आती हैं हमने रख दिया, और उसके ऊपर हमने बुक को रख दिया। अब हम बुक पे फोर्स अप्लाई करेंगे, और जैसे ही हमने बुक पे फोर्स अप्लाई किया, हमने नोटिस किया कि नाउ दिस टाइम इट इज इजी टू पुश द बुक। फाइन, इसका मतलब क्या हो गया कि बाय यूजिंग दीज सिलेंड्रिकल पेंसिल्स फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड, और फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया है तो सिंपल सी बात है, किसी भी चीज को पुश या पुल करना हमारे लिए इजी हो गया है।
Clear everybody? So you can notice the motion of the books on roller and you will find out that this time the friction is less before that condition. Clear everybody? So students, we can say that when one body rolls over the surface of another body, the resistance of it to its motion is called rolling friction. Rolling क्या करता है? It reduces the friction. It is always easier to roll than to slide a body over another. इसीलिए सबसे कम friction कौन सा? That is the rolling friction. After that, sliding. After that, static. Clear everybody? स्टूडेंट्स, अब आपने नोटिस किया होगा कि आपके जो घर में कई जगह और आपकी जो ऑटोमोबाइल्स हैं इनके अंदर हम बॉल बियरिंग्स को यूज़ करते हैं. अब मैंने पहले ही बताया कि जो बॉल बियरिंग्स होती हैं ये होते किस शेप के हैं? राउंड शेप के होते हैं. आप लोगों ने देखा है? हैव अ लुक हियर. ठीक है, बॉल बियरिंग्स रिड्यूस फ्रिक्शन. और आपने घर के जो सीलिंग फैन होते हैं उनमें देखना ऐसे बियरिंग्स यूज़ करते हैं हम. ये किस शेप के होते हैं? राउंड, स्पैरिकल, सिलेंड्रिकल. और इनकी वजह से क्या होता है? फ्रिक्शन रिड्यूस होता है. द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द sliding friction and sliding is replaced in most machines by rolling by the use of ball bearings. समझ में आ गया? स्लाइडिंग को रिप्लेस कौन कर देता है? रोलिंग. और उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? वी आर यूजिंग बॉल बियरिंग्स. Common examples are the use of ball bearings between the hubs and the axles of ceiling. कभी देखना, कभी घर में कभी कोई मैकेनिक आए तो वो आपका घर का फैन ठीक कर रहा हो तब. क्लियर एवरीबॉडी? स्टूडेंट्स, अब देखो हमने जितना भी फ्रिक्शन के बारे में डिस्कशन किया, ये सारा डिस्कशन क्या था कि दैट अ सॉलिड सरफेस दूसरे सॉलिड सरफेस के अगेंस्ट में ये फ्रिक्शन लगा रहा है, ये कर रहा है. तो क्या सॉलिड के अलावा लिक्विड, एयर, गैसेस ये भी फ्रिक्शन एग्जर्ट करते हैं क्या? क्या इनकी वजह से भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है क्या? यस स्टूडेंट, एज यू ऑल नो दैट एयर इज वेरी लाइट एंड थिन and we are covered with the envelope of air and we called it atmosphere. Yet it exerts frictional force on the objects moving through it. Yes. पतंग उड़ाते हो कभी? उड़ाते हो ना, सकरात आती है तब. जब कभी हवा नहीं चलती है तब आपके लिए पतंग उड़ाना कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है. हवा ही नहीं चल रही है, पतंग उड़ ही नहीं रही है. इसका मतलब क्या है कि यस, एयर में भी फ्रिक्शनल फोर्स लगता है. क्लियर एवरीबॉडी? कब लगता है? जब ऑब्जेक्ट उससे मूव करता है. वाटर एंड अदर लिक्विड्स एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू दैम. यस, स्विमिंग अगर आप लोग सब जानते हैं तो आप लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं. आपने कभी फ़िश को पानी में स्विम करते हुए देखा हो तो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जो पानी में चलते हैं, जो हवा में मूव करते हैं, यस, वहाँ पर भी फ्रिक्शनल लगता है, वहाँ पर भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई होता है. द कॉमन नेम ऑफ गैसेस एंड लिक्विड इज फ्लूइड. यस, इट्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास. आपका जो फ्लूइड, हम यहाँ पर क्या कहेंगे? हम फ्लूइड फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं. फ्लूइड फ्रिक्शन का मतलब है कि दैट वी आर इंक्लूडिंग गैसेस एंड liquids. Clear everybody? Students, so we can say that fluids exert force of friction on object in motion through them. Yes, अब motion होना ज़रूरी है. ठीक है, हम हमेशा बोलते हैं. The frictional force, again a very important question class 8, the frictional force that is exerted by the fluids is called drag. क्लियर हो गया? आपकी गैसेस फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहे हैं, हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट कर रहे हैं. आपके लिक्विड्स फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट कर रहे हैं. इस टाइप के फ्रिक्शनल फोर्स को हम ड्रैग कहते हैं. द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड. यस, अब देखो आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि फ्रिक्शन को फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर भी 3 फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं फ्रिक्शन को. कौन से फ्रिक्शन को? फ्लूइड फ्रिक्शन को. सबसे पहली चीज़ तो है कि उसकी स्पीड, जो ऑब्जेक्ट
जिस स्पीड से मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू फ्लूइड। क्लियर एवरीबॉडी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है द फ्रिक्शन फोर्स that is creating on and that is acting on the object in fluid depends upon its speed, which should be with respect to the fluid. Fine. Second one, the frictional force also depends on the shape of the object. Clear everyone? It is the second one. First one क्या हो गया? First one हो गया हमारा speed, कि आपके ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है रिलेटिव टू द फ्लूइड, ठीक है। सेकेंड इज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्लियर। एंड थर्ड वन इज द नेचर ऑफ योर फ्लूइड। फाइन। सबसे पहले कि ऑब्जेक्ट की स्पीड कैसी है मीडियम फ्लूइड में, सेकेंड थिंग आपके ऑब्जेक्ट का शेप कैसा है, एंड थर्ड वन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो फ्लूइड है उसका नेचर कैसा है। क्लियर है? वाटर में अलग होगा, हनी में अलग होगा, ऑयल में अलग होगा। क्लियर एवरीबॉडी? अब हम है ना बच्चा, इट इज ऑब्वियस दैट व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू फ्लूइड्स दे हैव टू ओवरकम फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन दैम, एंड व्हेन दे ओवरकम the friction which is acting on them, then the object will move. Either it is air, either it is gases, either it is water. Fine everybody? Students, you might have seen that कि आप लोगों ने जो पानी में जितने भी ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं आप उनका एक पर्टिकुलर शेप होता है। हवा में जितने भी ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं या जो ट्रैवल करते हैं उनका एक पर्टिकुलर शेप होता है। तो शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। फाइन। देयरफॉर वो जो उनका शेप है वो क्यों बना है? टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन। सो द ऑब्जेक्ट आर गिवन टू द स्पेशल शेप्स। आपने बर्ड्स और फिशेस को देखा है। अब बच्चा आपने फिश का शेप देखा है, ये दोनों एंड्स पे तो पॉइंटेड होती है और मिडिल में ब्रॉड होती है। इसको हम कहते हैं स्ट्रीम लाइन। समझ में आ रहा है? और आपकी जो बोट्स होती हैं, आपकी जो नावें होती हैं, आपके शिप्स होते हैं, उनका शेप ऐसा ही होता है। Clear everybody? Birds and fishes have to move in fluids all the time. The body of the fish is streamed line, and that's why it is possible कि आपकी जो fish है it can swim in the water. Fine everybody? Clear? The bodies of ship, boats, aeroplanes and automobiles are made streamlined to minimize the force of friction with the medium they travel. अब आपने एरोप्लेन देखा है? एरोप्लेन का जो शेप होता है इट रिजेंबल विद द शेप ऑफ बर्ड। हमने इसको नाव जैसा तो नहीं बना दिया, नहीं बनाया ना। क्यों नहीं बनाया? क्यों? क्योंकि जो एयर में ट्रैवल करेगा उसका शेप डिफरेंट होगा, जो पानी में ट्रैवल करेगा उसका शेप different होगा। तो similarity in the shape of aeroplane and bird, and that's just to reduce the friction so that they can easily move in the sky. Clear everybody? And look here, there's a similarity between the shapes of boat and fish. It is streamline so that जो आपकी boats होती हैं they can easily cover the distance in water. Clear everybody? So student, with this fluid friction topic this chapter completes here. ठीक है? So I hope the concept of friction, factors affecting friction, causes of friction, types of friction, how friction is a necessary evil, okay, how we can reduce or increase the friction is clear to everybody. This chapter is literally very easy to understand. Okay, so students, in the coming video we will discuss the question answers of this chapter. Till then, learn what we learned today. Okay, take care everybody and thank you.